हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं द्विवेदी। तो एनटीपीसी जी के जीएस के जी के जीएस वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका ये हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अलग अलग हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी का अलग अलग क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। तो उससे पहले यहाँ पे आप डाटा ये देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री से लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से लगभग 200, पॉलिटी से लगभग 200 से 250 के बीच पूछे गए। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 250 के समथिंग यहाँ पे पूछे गए। इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में है करंट अफेयर। करंट अफेयर के क्वेश्चन 250 से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से इस ग्राफ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक परसेंटेज वाइज फ्रैक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इधर कंप्यूटर। इसके अलावा बाकी सब छोटे छोटे पार्ट में हैं। तो इसको आपको अगर देखना है तो आप ठीक से इसको देख लीजिए। सारे क्वेश्चन मैं आज हिस्ट्री का स्टार्ट करूँगा, उससे पहले ये आप देख लीजिए डिटेल में आएंगे। आपको एनटीपीसी CBT 2 में काम में आएंगे या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी जो CBT 1 होने वाला है वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा। तो ये डाटा आप देख लीजिए, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आप कीजिएगा। इकोनॉमिक्स मतलब ये सभी दिए गए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टॉप 5 सब्जेक्ट में आप देख लीजिए क्या क्या है। जो टॉप वहीं से आपको डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, उस पर आप ज़्यादा टाइम लगाइए। मीडियम सब्जेक्ट को आप 15 से 20% टाइम दीजिए और जो लो सब्जेक्ट हैं उसको 10 से 5% का आप टाइम दीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड कंप्यूटर, इस पर आप कीजिए। डेली रिवीजन कीजिए। सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अभी तो आज मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने कराने वाला हूँ। शुरू करते हैं ग्रेजुएट लेवल 2025 CBT। देखिए हिस्ट्री के यहाँ पे 250 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, 554 ईस्वी के हर्षशिला लेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से हुआ है? द हर्षा इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 सी मेंशन द राइज ऑफ यज्ञवर्मन फ्रॉम व्हिच प्लेस? कौन कौन सा ऑप्शन है? कन्नौज, मगध, गया, थानेसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि गया से यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ नीचे आप देखिए यह शिलालेख सीधे यज्ञवर्मन से संबंधित नहीं है। इसमें यहाँ पे ऊपर लिखा भी है ये किससे? हर्ष का शिलालेख है। यहाँ पे इसके बारे में रिप्रेजेंट किया गया। ये गया क्षेत्र में मिला था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका शिलालेख वगैरह हुआ करते थे, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासक के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक दुर्गम बनी रहीं। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? 45 वर्ष, 55 से 60, 30 से 32, 60 से 65 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 से 32 वर्ष थी। यानी कि स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत के लोगों की औसत आयु कितनी थी? 32 वर्ष थी लगभग। औसत आयु 31 से 32 वर्ष थी। पुरुषों की 37 वर्ष थी और महिलाओं की 36 वर्ष थी। इसके कारण क्या क्या थे? जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी, टीकाकरण और दवा की उपस्थिति नहीं थी, गरीबी और कुपोषण थी, शुद्ध जल, स्वच्छता, ये सभी थी। उसके बाद कई तरह की बीमारियां भी फैली हुई थी। तो इन सभी के अनुसार क्या था कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम थी, 30 से 32 साल थी। यहाँ पे आप ये डाटा देख सकते हैं, 1950 से लेकर 2024 तक का डाटा दिया गया है। 1950 में आप देखेंगे 35 साल, फिर 41 साल, 47 साल, इस तरह से बढ़ती जाती है। अभी वर्तमान 2024 में कितनी है? 70 साल एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है, 70.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं सभी क्वेश्चन का डिटेल से यहाँ पे एनालिसिस सहित आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको डिटेल से थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम में, इससे फ़ायदा होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड ध्रुवसेन, यानी किसका मतलब यहाँ पे ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी का मतलब ये नहीं हुआ, सक्सीडेड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ध्रुवसेन को कौन हरा करके उनकी जगह पे आया था। तो इस यहाँ पे ऑप्शन है धरपट्ट, द्रोणसिंह, गुहासेन या फिर शिलादित्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि धरपट्ट। धरपट्ट क्या थे? यहाँ पे ध्रुवसेन के उत्तराधिकारी आगे चलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने 502 ईस्वी में मैत्रक परिवार को सबसे पहला भूमि अनुदान जारी किया था? तो मैत्रक परिवार को भूमि अनुदान किसने जारी किया था? ऑप्शन है शिलादित्य, गुहासेन, द्रोणसिंह या फिर धरपट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रोणसिंह। यानी द्रोणसिंह ने 502 ईस्वी में मैत्रक परिवार को पहला भूमि अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? किससे संबंधित है? होम रूल मूवमेंट, गदर मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ये गदर मूवमेंट से संबंधित है। स्वदेश सेवक होम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? लंदन में 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। लाल ढींगरा, लाला हरदयाल से भी किया था, इनसे जुड़े हुए थे। 1913 में अमेरिका में की गई थी, ठीक है, अमेरिका और कनाडा से। हिंदुस्तान गदर पार्टी था, इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र विद्रोह के जरिए क्या करना? ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे? लाला हरदयाल, करतार सिंह, रस बिहारी बोस, ये सभी इससे जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। तो स्वदेश सेवक होम गदर मूवमेंट से संबंधित है। यहाँ पे आप देखिए जो लाला हरदयाल पहले स्वदेशी सेवक होम रूल के मतलब सदस्य थे, वो क्या थे? गदर पार्टी से भी संबंधित थे। इस वजह से यहाँ पे इनका रिलेशन दिखाया गया। स्वदेश सेवक होम और गदर आंदोलन का संबंध किस तरह से है? तो जो लाला हरदयाल थे, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये जो लाला हरदयाल थे ये दोनों पार्टी से संबंधित थे। आगे देखते हैं, मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? यानी कि जो मस्की में अशोक का शिलालेख मिला है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी बीडन नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था? मस्की में अशोक शिलालेख का खोज किया था। ये 1915 ईस्वी में किया गया था। यह शिलालेख भारत के कर्नाटक राज्य के रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है? देवन प्रिय लिखा गया है, किसके लिए? अशोक के लिए। प्रियदर्शी लिखा गया है, ये सभी किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता था? अशोक के लिए रिप्रेजेंट किया जाता था। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे अभिलेख है मस्की में। अगर आप कर्नाटक के पास के होंगे तब तो आपको देखा होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे अभिलेख है। इसके अलावा ये शिलालेख पीछे आप देख चुके हैं, उस तरह के शिलालेखों में भी रिप्रेजेंट किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेनरी डंडास उस समय कौन से नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष? तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन और व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था। इसे कभी कभी पिट्स इंडिया एक्ट्स का विस्तार भी कहा जाता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में बन के आया था, ठीक है। इसका कलर येलो कर लेता हूँ। तो कब आया था? 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। बन कब गया था? 1781 में ही बन गया था, बट उसको 1784 से लागू किया गया था। तो उसी का विस्तार ये है चार्टर अधिनियम। जितने भी चार्टर अधिनियम आए थे सभी 20-20 साल के लिए इसकी मतलब कंपनी के शासन को बढ़ाया करते थे, यानी 20 साल उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दिया करते थे। तो ये भी वही काम किया करता था। इसने क्या किया था? इसकी विशेषता क्या थी कि कंपनी का मोनोपाली जो भी थी वो उसने जारी रखा, यानी कि एक ही कंपनी को ये अधिकार था कि हाँ आप ही शासन कीजिए, यानी दूसरी कंपनियों को यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार 1813 तक और 20 वर्षों के लिए फिर से दे दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल जारी रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? कंपनी के ऊपर नियंत्रण करता था। आज भी कंपनियों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। आगे देखते हैं, एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस कब लिखा गया था? तो इसके ऑप्शन है पहली सदी, दूसरी सदी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी या फिर तीसरी शताब्दी। तो ये कब लिखा गया था? पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। यह क्या था? एक प्राचीन यूनानी नाविक गाइड था, ठीक है। इसका लेखन काल इतिहासकारों द्वारा अनुमानित हो सकता है। लगभग कब था? फर्स्ट शताब्दी ईस्वी, यानी 50 से 70 ईस्वी के बीच लिखा गया था। तो ये कब आ रहा है? पहली शताब्दी ईस्वी में आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस ये सभी मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सी, यानी कि रुद्र सिंह तृतीय होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की भी उपाधि ग्रहण कर लेते हैं आगे चलकर। इनके द्वारा पराजित राजा कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश का राजा था। ये लगभग 34 शताब्दी उत्तरार्ध, लगभग मतलब 34 शताब्दी में ये हुआ करते थे। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पे इनके कुछ सिक्के दिखाए गए हैं, इस तरह के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो कौन है? ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंबिका गिरी राय चौधरी जी। तो इनको किस नाम से बोला गया था? असम केसरी के नाम से। अंबिका गिरी राय चौधरी का क्षेत्र जो कि असम के हैं, इनको असम केसरी के नाम से बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ये इनकी फ़ोटो है, अंबिका गिरी राय चौधरी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस जनजाति समूह ने पराजित किया था? यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, ये आपका आंसर यू ची ने। ठीक है, लेकिन इसका जब मैंने डिटेल खोजने की कोशिश किया तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग फैक्ट यहाँ पे मिले। जैसे शकों का भारत में प्रवेश से पहले उनका पहला युद्ध भारतीय जनजातियों या राजवंशों के साथ हुआ। इस संदर्भ में सबसे प्रमुख भारतीय नागवंश और फिर शुंग। अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि भारत में उनका विरोध किससे हुआ, तो किसने किया था? नागवंश और शुंग वंश में किया था। लेकिन यहाँ पे ये जो यू ची दिया गया है ये भारतीय नहीं थे, यानी कि शक भारत में जब अटैक करना चाहते थे उसके पहले ही वो जहाँ थे वहीं पे उनका किसी न किसी जनजाति से क्या हुआ था? सामना हुआ था। तो वो जनजाति कौन थी? पार्थियों से हुआ था। यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं। भारत में प्रवेश से पहले शकों को पार्थियों ने हराया था। विस्तृत जानकारी इस तरह से मिलती है कि यूएबी यानी कि यही जो ची नाम से यहाँ पे दिए गए है, तो ये जो मिलते हैं तो ये भारत के नहीं है, ये जहाँ से आना स्टार्ट किए थे वहीं पे इनको उनसे लड़ना पड़ा था। जब भारत में आते हैं तब इनको किससे युद्ध करना पड़ता है? यहाँ नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, नागवंश और फिर शुंग वंश से इनको टकराना पड़ता है। नंबर 12, कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगमों की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, यानी कि 1726 में। अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो मुंबई नगर निगम की स्थापना 1886 में हुई थी और कोलकाता नगर निगम 1776 में हुआ था। ये अलग अलग अगर देखा जाए तो इस तरह से, बट इनका निष्कर्ष अगर रेलवे का देखें तो रेलवे ने माना है 1726, बट यहाँ पे जब मैंने फैक्ट इसका सर्च किया, चेक किया, तो यहाँ पे हमें ये जानकारी मिलती है कि मुंबई नगर निगम 1888। ये अलग अलग डिफरेंस दिया है, बट इसको मत फॉलो कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर रेलवे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1726 है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे दो दिया गया है। एक तो 1888 में मुंबई और 1876 में कोलकाता की स्थापना हुई। अब उसके अनुसार कोई मैच ही नहीं कर रहा तो क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं ये मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ये कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस तरह से दिखा गया। अगला क्वेश्चन है, सिंघफो विद्रोह वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि असम से रिलेटेड है। सिंघफोस विद्रोह 1830 असम में विशेषकर बरमुखिया क्षेत्र और आसपास के इलाके में किया गया था। सिंघफो जनजाति के प्रमुख कौन थे? निरांग फिर, ये इन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। इनको आप पहचानते होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा असम। तो क्या होता है, इन्हीं के एरिया में सिंघफोस नाम का विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभियान ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को दरकिनार करने का आदेश दिया? ये आपके ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके पहले भी हमने 1793 के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या है? विस्तारित रूप है, जो क्या करता है? कंपनी के शासन को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा देता है। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1786 से 1793 तक उनका कार्यकाल होता है। उसके बाद कौन आ जाते हैं? सांजर सोर बनते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद सर जॉन सोर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1820-21 में किस आदिवासी समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने दबा दिया था? तो यहाँ पे झारखंड के बारे में बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हो ट्राइब्स, यानी हो जनजाति जो थी उन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। इनको आप देखते होंगे, झारखंड, हेमंत सोरेन नाम है, सीएम है। तो इन्हीं के क्षेत्र में क्या हुआ था? सिंहभूमि रूप में माने जाने वाले अधिकारी, मतलब ये सभी युद्ध वहीं पे हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? हो ट्राइब्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्रोह की जड़ें इस तथ्य में नहीं थी कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके प्रारंभिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो इसका ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खोया विद्रोह। समय मुख्यतः 1858 से 1862, यानी कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी के आसपास कुछ जगहों पर भी ये हुआ था। इसका क्षेत्र कहाँ था? छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगली और पहाड़ी इलाकों में हुआ था ये। इसकी जनजाति क्या थी? खोया या फिर कोया जनजाति इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा करेक्ट? खोया रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कांग्रेस के किस प्रारंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सबसे पहले उठाई गई थी? यहाँ पे आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बॉम्बे सेशन 1885। यानी कि 28 से 31 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था? बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से भाग लिया था। ठीक है, सेवाओं में या मतलब प्रशासनिक सेवाओं में किसका? भारतीयों की उपस्थिति दर्ज की जाए, यानी भारतीयों को भी इसमें वो दिया जाए जगह। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे इसके पहले अध्यक्ष थे। नंबर 18, नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा में हुआ था। एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था, मतलब विद्रोह था। तो ये कब हुआ था? इसके बारे में ये इस फोटो के पीछे छिप गया है। इसका समय यहाँ पे आप देख सकते हैं 1830 से 1831, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि इसकी स्थापना शाही सभा मतलब राजकुमारों का कक्ष, इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप देख सकते हैं 8 फरवरी 1921 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। अधिनियम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1919 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? भारत की रियासतों के जो भी शासक हुआ करते थे वो होते हैं। लगभग 120 रियासत के शासकों ने इसमें क्या किया था? सम्मिलित हुआ था। और प्रथम बैठक इसकी 8 फरवरी 1921 को हुई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे? इस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 होता है। उन्होंने ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया था। 1919 में जो डायर का मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद हटाया गया था, तो किन्होंने हटाया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ही। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना चेम्सफोर्ड ने ही किया था। इसके बाद किसका कार्यकाल शुरू हो जाता है? लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल 2 अप्रैल 1921 से 3 नवंबर 1926 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं लॉर्ड यहाँ पे चेम्सफोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 20 निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सी, यानी कि तिरोत सिंह या फिर टीरोत सिंह जो भी हैं, तिरोत सिंह, ये इसके करेक्ट आंसर है। अंडमान द्वीप काला पानी में इनको क्या किया गया था? निर्वासित कर दिया गया था। इनको फांसी नहीं दी गई थी। संताल होके, यानी कि किस जनजाति थे? या तो संताल या फिर हो जनजाति से थे। ये झारखंड से थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? जनजाति संघर्ष किया था। और सज़ा मिलने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनको निर्वासित कर दिया जाता है। इनको फांसी नहीं दी जाती तिरोत सिंह को। ये है वो सेना नायक, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? यहाँ पे आप ये मूर्ति देख पा रहे होंगे। इसको देखकर ही आप शायद समझ पा रहे होंगे कि किससे बनी हुई है। स्टोन यानी पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक राजा को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? ये मतलब इतना डीप क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या बताएं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कुबेर नाग से इन्होंने विवाह किया था। शक क्षत्रप राजाओं को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ने नाग राजा की पुत्री कुबेर नागा से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शासन कर रहे शक क्षत्रपों को हराया था, विशेष रूप से नहपाण और रुद्रसेन द्वितीय। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो सारी डिटेल। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने आंतरिक ब्रिटिश भारत सरकार के लिए लागू किए जा सकने वाले सभी नियमों की एक नियमित संहिता प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, तो उसमें जो भी कमियां थी उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है? 1784 में फिर से एक रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उनको क्या किया था? लाया गया था। इस
अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है कि इसी में पहली बार क्या किया गया था, भारत को पहली बार ब्रिटिश संपत्ति घोषित किया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 के संखेड़ा नायक दास विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संखेड़ा के नायकों ने रूपा नायक और आर.के. नायक दोनों नेताओं के नेतृत्व में हथियार उठाए। यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। नेता रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, यानी नेता रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ये गलत है। संखेड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए भी इसका करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी। डी इसका क्यों इनकरेक्ट है? नेता रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, संघर्ष करते करते उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप ये फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, ये ओरिजिनल नहीं है बट ये सांकेतिक इमेज यहाँ पे कुछ दर्शाई गई हैं। कुछ इमेज जहाँ पे ओरिजिनल मिली हैं वो ओरिजिनल भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनवरी 2025 में पराक्रम दिवस का केंद्रीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कटक उड़ीसा। यहाँ पे आप सी ऊपर देख सकते हैं इंग्लिश में, बरावती फोर्ट चुटक उड़ीसा में इसको किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ बरसात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध एक सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीटू मीर, यानी कि टीटू मीर ने किया था। टीटू मीर दिया गया है बट यहाँ पे आंसर अगर देखें तो बी ऑप्शन, यानी दूदू मियाँ होना चाहिए। दूदू मियाँ बंगाल में फराइजी आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने नील बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित किया था और एक प्रकार का असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसे बाद में बरसात विद्रोह कहा जाने लगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? दूदू मियाँ होना चाहिए, बट आरआरबी ने क्या मान लिया है? टीटू मीर। टीटू मीर के बारे में यहाँ देखें तो ये बंगाल में जमींदारी और ब्रिटिशों के खिलाफ एक संघर्ष किए थे। और नील बागानों के बारे में सभी, इसका करेक्ट आंसर दूदू मियाँ होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परमहंस सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख चुके हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1849 में। परमहंस सभा की स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसके संस्थापक में से कौन थे? तो दारोबा पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग थे और अन्य सुधारवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने ये सब किया था। नेक्स्ट पे क्या हुआ था? इनके पुणे में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी 1849 में। आगे चलते हैं। ओडिशा के खोंड विद्रोह के संदर्भ में युवा राजा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चक्र बिसोई। खोंड विद्रोह उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप के विरुद्ध हुआ था। खोंड जनजाति ने यह विद्रोह धर्म, संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चक्र बिसोई होगा। ये शिफ्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट और शिफ्ट दिया है कि यहाँ पे डेट और शिफ्ट दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस डेट पे और किस शिफ्ट पे आया हुआ था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये उड़ीसा के सीएम हैं, इनको आप देखकर याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं सदी में नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लुसाई विद्रोह। लुसाई विद्रोह कब होता है? 1890-1905 में हुआ था। मतलब 1890 से 1895 के बीच हुआ था, जो कि 19वीं सदी में कहलाता है। बाकी सारे विद्रोह आप देखिए, नागा विद्रोह 20वीं सदी में हुआ था, कुकी विद्रोह 1917 से 1919 यानी कि 20वीं सदी, बस्तर विद्रोह 1910 से 1910 में हुआ था, यानी ये भी 20वीं सदी में है। लेकिन लुसाई विद्रोह कब हुआ था? 1890 से 1895, जो कि 19वीं सदी में है, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था, जो निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की थी? यानी कि 1892 का जो भी अधिवेशन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसमें क्या होता है? भारतीयों को अधिक संख्या देने की मांग की जाती है कि आप विधान परिषदों में दीजिए। भारतीय परिषदों को नामित किया गया। यह अधिनियम विधान परिषदों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि और कुछ भारतीयों को नामांकित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से शामिल था?
भूमजी, खासी, भील या फिर कोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमजी। चुआर विद्रोह 18वीं और 19वीं सदी में होता है। ठीक है, बंगाल में के जंगलों में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व और भागीदारी मुख्य रूप से भूमध्य जनजाति ने की थी। वे ब्रिटिश शासन के कर बढ़ोतरी, भूमि नीति, मतलब जितने भी ये सभी प्रताड़नाएँ थी उसकी वजह से वो परेशान थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूमजी। इसके अलावा खासी पूर्वोत्तर भारत मेघालय की जनजाति समूह है। भील क्या है? मध्य भारत, मालवा, राजस्थान, गुजरात के मतलब जनजातियाँ हैं। कोल जो हैं झारखंड क्षेत्र के विद्रोह में शामिल, कोल विद्रोह में शामिल थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तख्त-ए-बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गोंडो फर्नेस। गोंडो फर्नेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं तख्त-ए-बही एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों में पार्थियन शासक गोंडो फर्नेस का उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा अन्य अभिलेख देख सकते हैं। अन्य विकल्प देखिए तो मिनांडर है, एक इंडो यूनानी शासक था जो कि पार्थियन नहीं है। अजेस एक स्किथियन था शासक, और रुद्रदामन एक शक शासक था। प्रसिद्ध किस लिए है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसके बारे में जानकारी मिलती है? रुद्रदामन। रुद्रदामन एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1687 में। तो ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन की शुरुआत 1687 में हुई थी, जब मद्रास में पहली बार नगर पालिका की स्थापना की गई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शहरी प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए, लेकिन मूल शुरुआत 1687 में ही हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आप देख सकते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? जनगणना भी करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान किससे मेल खाता है? यानी वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार में होगा। गुप्तकालीन अभिलेख में तिरभुक्ति एक प्राचीन प्रशासनिक क्षेत्र था जो वर्तमान बिहार राज्य विशेषकर तिरहुत क्षेत्र से मेल खाता है। यह गंगा नदी हैं। इनको आप देख सकते हैं। ये कौन है? नीतीश जी। इनको तो शायद सभी पहचानते होंगे। तो यहीं के एरिया में क्या है? तिरभुक्त नामक अभिलेख पाया जाता है। आगे चलते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस की क्या थी? जो भी मतलब सत्र हुआ करते थे तो किस में किया गया था? 1885 का बॉम्बे, यानी कि ये पहला अधिवेशन ही है 1885। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर तो इसके अनुसार 1887 होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। आरआरबी ने तो बॉम्बे कर दिया है, बट ये नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1887 मद्रास। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इन कानूनों को ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लगाया गया था। ठीक है, तो आरआरबी ने मतलब अपनी आंसर की में तैयब जी थे। ठीक है, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। ये आप याद रख सकते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे सत्र में, जो कि 1887 मद्रास में हुआ था, यहीं पे इन सभी का विरोध भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं। क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन वर प्रिवी पर्स ऑफिशियली एबोलिश्ड इन इंडिया? यानी कि प्रिवी पर्स को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1971 प्रिवी पर्स 1971 में कौन करता है? इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्या किया था? मतलब जो भी पेंशनें दी जाती थी, किसको? रजाओं को जो भी पेंशनें दी जाती थी वो सभी उनसे ले लेती, वापस ले लेती हैं। यही प्रिवी पर्स होता है। कब? 1971 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से प्रिवी पर्स को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को संविधान से हटा दिया था। तो ये करने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोलेट एक्ट का प्रावधान नहीं था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असहमति को रोकने के लिए लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। रोलेट एक्ट जिसे क्या बोला जाता है? एनार्किकल एंड रिपोर्शनली क्राइम एक्ट 1919 भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया जाता है, एक दमनकारी कानून था।
इसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। पूरे भारत में इस कानून के विरोध में बहुत सारा विद्रोह होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। तो वो कब होता है? इसी कानून का विरोध कर रहे होते हैं लोग, तो जनरल डायर आकर वहाँ पे गोलियां चलवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। किस रियासत ने 1881 से ही एक प्रतिनिधि सभा थी? यानी किस रियासत में 1881 से प्रतिनिधि सभा थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैसूर। मैसूर रियासत वह पहली भारतीय रियासत थी जहां ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भी एक प्रकार का प्रतिनिधि शासन प्रारंभ हुआ था। 1881 मैसूर में राजा को क्या किया गया था? पुनः सत्ता दे दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1308 काली पूर्वम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? इसके आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, भगत सिंह, जतिन दास, अरविंदो घोष और खुदीराम बोस। तो यहाँ पे आरआरबी ने आंसर माना है अरविंदो घोष को, जबकि यहाँ पे सी और डी दोनों ही ऑप्शन क्या थे? 1908 के अलीपुर बम कांड में शामिल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1908 का अलीपुर बम कांड एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना थी जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था। ठीक है, यह मामला मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में हुआ था, परंतु इससे गलती से 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी। इससे क्या होता है? इसी को अलीपुर षड्यंत्र केस बोला जाता है। बट ये है कि अलीपुर षड्यंत्र केस या फिर अलीपुर बम कांड हो सकता है ये दोनों एक ही हों। तो इसमें कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे खुदीराम बोस। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये खुदीराम बोस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1908 में इनको फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि जो ये अगले हमारे आध्यात्मिक गुरु यानी कि अरविंदो घोष, इनको आप देख सकते हैं। ये भी क्या होता है 15 अगस्त, इस डिटेल में इनको थोड़ा देखते हैं। 15 अगस्त 1800 क्या होता है 72 में कोलकाता में इनके जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1950 में होती है। यहाँ पे रिपोर्टेड फैक्ट ये आप देखिए कि ये क्या थे? स्टार्टिंग में एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। क्या करते हैं? कई बार वो करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इनके बारे में यहाँ स्पेशल एक टॉपिक ये दिया गया है कि 1908 के अलीपुर बम कांड में इनको अभियुक्त बनाया गया था। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इनको क्या किया जाता है? अभियुक्त बनाया जाता है। फिर इनको छोड़ भी दिया जाता होगा। तो ये वंदे मातरम, युगांतर जैसे अखबारों की भी ये रचना करते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि बम कांड में ये भी शामिल थे, श्री अरविंदो घोष भी। और यहाँ पीछे जब मैं वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप ये लाइन देख सकते हैं कि 1908 का अलीपुर बम कांड एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना थी जिसमें खुदीराम बोस भी शामिल थे। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी और डी दोनों करेक्ट हो रहे हैं, बट आरआरबी ने इसको क्या माना है? अरविंदो घोष ही माना है। तो उसके अनुसार देखा जाए तो ही, या तो फिर हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले ने ज़्यादा ठीक से ऑप्शन पे गौर न किया हो। शामिल ये दोनों ही थे वहाँ पे। आगे चलते हैं। काजी सिंह और भीम नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1818। 1818 में भील विद्रोह की शुरुआत हुई थी जिसका नेतृत्व काजी सिंह, भीम नायक और अन्य भील सरदारों ने किया था। यह विद्रोह मध्य भारत के क्षेत्रों विशेषकर खंडवा, निमाड़ और मालवा के क्षेत्रों में हुआ था। ये आप देख सकते हैं। बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में क्या थे? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुप्तों के अधीनस्थ। मैत्रक वंश की स्थापना सेनापति भट्टारक ने की थी जिन्होंने 16वीं शताब्दी के आसपास बल्लभी यानी कि वर्तमान गुजरात को राजधानी बनाकर भारत पर शासन किया था। शुरुआत में ये गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे और उनके लिए सेनापति के रूप में कार्य करते थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। बल्लभी को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में बदल दिया गया था। बल्लभी विश्वविद्यालय उस समय का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। गुप्त साम्राज्य के यहाँ पे आप देख सकते हैं हायरार्की कौन कौन थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। उसके बाद ये बल्लभी के मैत्रक वंश प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। 1853 पर चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने विधायी सदस्य थे? 1853 का चार्टर अधिनियम जो कि आखिरी भी था, तो इसमें कितने थे? 4 सदस्य शामिल होते हैं। चार्टर अधिनियम 1893 के माध्यम से पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को 2 भागों में बांटा गया था, एक कार्यकारी परिषद में और दूसरा विधायी परिषद में। सभी परिषदों में अलग अलग व्यक्ति हुआ करते थे। 1853 चार्टर अधिनियम के समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगर सारी डिटेल पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा।
ये देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 43, तख्त बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी आ चुका है। क्या गंधार? तख्त बही एक प्राचीन बौद्ध मठ है जो वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आया था, यानी कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ। ये कब आया? 10 तारीख को आया था शिफ्ट फर्स्ट में। इसके पहले जो आया था वो अलग शिफ्ट में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए रूइंस ऑफ तख्त बही कुछ इस तरह का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। अपनी एक प्रसिद्ध रचना में याह्या बिन अहमद सरहिंदी का दावा है कि बिंदी बिंदी के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैयद वंश, यानी कि अमहद सरहिंदी का दावा है कि सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो पैगंबर के वंशज थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना तारीख ए मुबारक शाही में दावा किया कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये मतलब शेख अहमद सरहिंदी क्या थे? कोई ये कवि रहे होंगे या मतलब बुक वगैरह लिखने वाले रहे होंगे, तो उन्होंने ये सब लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महालवारी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवारी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ग्राम प्रधान, व्यक्तिगत किसान, धार्मिक, या तो किससे? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? किससे वसूला जाता था? ग्राम प्रधान से। महालवारी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। बाद में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसे 1833 में और भी ज़्यादा व्यवस्थित किया था। यानी कि इसकी शुरुआत 1822 में हॉल्ट मैकेंजी करता है, बट 1833 में विलियम बेटिंग इसको क्या और ज़्यादा व्यवस्थित करता है। ये कई भाग जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, यानी कि उत्तरी भागों और मध्य भारत में लागू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक कुछ इस तरह से था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो धम्म किससे संबंधित है? उनके शिलालेखों में क्या होता था? यहाँ पे आप देखिए, अशोक ने अपने शिलालेखों में जिन धम्म का उल्लेख किया वह कोई विशुद्ध बौद्ध धार्मिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक नैतिक जीवन शैली और सामाजिक आचरण के नियम थे। इन धम्म में शामिल थे सत्य बोलना, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना, जीवों के प्रति दया भावना दर्शाना, ये सभी इसमें दिखाया गया। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि क्या है? एक नैतिक कानून हुआ करते थे। इस तरह के इनको अभिलेख हैं, ये आप देख सकते हैं। अभिलेख पत्थरों पे, चट्टानों पे कई तरह के ये बनवाया करते थे। इस तरह के पत्थरों में भी इनके अभिलेख मिले हुए हैं, शिलालेख जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अशोक के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, दशरथ यहाँ पे आकर के क्या करते हैं? बैठते हैं। ये क्या है? अशोक के पौत्र होते हैं। अशोक हैं, अशोक के पौत्र क्या होते हैं? दशरथ। बेटे नहीं है। दशरथ मौर्य कौन है? जो कि इतिहास के पन्नों से गायब है, सम्राट अशोक का ये पौत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो आपको पता होगा धम्मक स्तूप है। कहाँ पे है ये? यहाँ मतलब सारनाथ में है ये धम्मक स्तूप। वहाँ पे बुद्ध ने क्या किया था? अपने 4 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। धम्मक स्तूप इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का नेता था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसमें हर क्षेत्र से अलग अलग लोग शामिल हुए थे। तो संबलपुर से कौन थे? वीर सुरेंद्र शाही यहाँ पे शामिल होते हैं। तो वीर सुरेंद्र शाही उड़ीसा, जो कि उड़ीसा के हम संबलपुर क्षेत्र के एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति से पहले ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और 1857 की क्रांति के समय उन्होंने इसे और भी तेज कर दिया जाता है। ये कौन थे? वीर सुरेंद्र शाही। इनको आप देख सकते हैं 1809 से लेकर 1884 तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51, 1904 में पहला सरकारी ऋण समितियाँ अधिनियम किसके प्रभाव में बनाया गया था? यानी कि 1904 में ये जो अधिनियम बनाया गया था तो किसके प्रभाव में बना था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसकी डेट यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गई है क्योंकि पीपीटी की फाइल थोड़ी चेंज है। यहाँ पे इसकी डेट जो शिफ्ट है ये नीचे यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से इसका आंसर होगा भारतीय अकाल आयोग। तो इसका डिटेल क्या है? 1904 का सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम किसानों को सस्ता ऋण देने के लिए बनाया गया था। यह भारतीय अकाल आयोग जो कि 1880 में बना था की सिफारिशों के आधार पर इसको लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय अकाल आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52,
चुआर विद्रोह जो सामान्य किसानों और परंपरागत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों से उत्पन्न हुआ था, अपने चरम पर यह कब पहुंचता है? तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1798 से 99, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर है। चुआर विद्रोह बंगाल और झारखंड क्षेत्र में हुआ था। यह आदिवासी और स्थानीय किसानों द्वारा करोड़ जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। ये 1798 और 99 में काफ़ी तीव्र रूप में सामने आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है। आप ये देख के बताइए, जैसे पिछली स्लाइडों में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल लिख के दिया था, इन स्लाइडों में आपको डिटेल थोड़ी कम मिलेगी। तो आप अपना सुझाव या अपना कमेंट जो भी आपको लगे वो सुझाव दीजिए कमेंट में कि आप क्या चाहते हैं। मतलब काफ़ी डिटेल जो पिछले क्वेश्चनों में थी उसी तरह से यहाँ पे भी दी जाए, या इतना डिटेल यहाँ पे काफ़ी है? जैसा भी हो आप इसके बारे में कमेंट में बताइए। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर गुप्त काल में अग्रहार भूमि का प्रशासक कौन करता था? तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्राम सभाएं, ब्राह्मण, जमींदार या फिर साधु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण थे। अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को धार्मिक उद्देश्यों से दी जाती थी और वे ही इसका प्रशासन करते थे। यह भूमि कर मुक्त होती थी, यानी इनको कर नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या को कम कर दिया था? तो यानी कि जो भी कंपनी को कंट्रोल करने वाले निर्देशक सदस्य थे उनकी संख्या किस अधिनियम से कम की जाती है? चार्टर अधिनियम 1803 की आखिरी चार्टर अधिनियम था। उसके बाद क्या होता है, मतलब क्वीन का शासन उसके बाद चालू हो जाता है 1858 से। इस अधिनियम में देखिए तो चार्टर अधिनियम 1853 में कंपनी बोर्ड में निर्देशकों की संख्या को सीमित कर दिया था और प्रशासनिक सुधार लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? लुसाई विद्रोह असम, हराका विद्रोह पश्चिम बंगाल, कोल विद्रोह झारखंड, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेराका आंदोलन, जो कि पश्चिम बंगाल का है। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सही करेक्ट नहीं है। हेराका आंदोलन जो है वो नागालैंड में होता था, ना कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। शुंग वंश के बाद मगध में किस वंश का उदय होता है? शुंग वंश के बाद किसका उदय होता है? कण्व, सातवाहन, गुप्त या फिर कुषाण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कण्व का उदय होता है। कण्व वंशों ने शुंगों के बाद मगध पर शासन किया था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डालता था राजा, आयुक्त, उपरिक या फिर ग्रामिक। इसकी डिटेंशिप यहाँ राइट साइड में नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दी रहती है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उपरिक। गुप्त काल में उपरिक अधिकारी प्रांतीय प्रशासन और न्यायिक मामलों को देखा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी करते हैं, कम से कम 100-150 क्वेश्चन, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। याह्या बिन अहमद सिरेंदी ने अपनी एक प्रसिद्ध कृति में किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सैयद वंश। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं आरआरबी में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सैयद वंश। इसके बारे में वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंडो ग्रीक राजा द्विभाषिक शिलालेख वाले सिक्के जारी करता था? तो यहाँ पे आप मतलब इंडो ग्रीक भाषा द्विभाषिक सिक्के जारी किया करते थे। इसके ऑप्शन यहाँ पे हैं और इसका साथ इसका यहाँ पे आंसर है, यानी कि डेमेट्रियस जो था वो क्या किया करता था? द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करता था। डेमेट्रियस ने द्विभाषी सिक्के जारी किए थे जिनमें ग्रीक और प्राकृत यानी खरोष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ गया था। करेक्ट आंसर डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जनवरी 2025 में भारतीय सेना किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? यानी भारतीय सेना दिवस किस घटना के पूर्व पक्ष में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन विजय की शुरुआत पहली गणतंत्र दिवस पड़े सेना, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। जनरल केएम करियप्पा 1949 में सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने की स्मृति में मनाया जाता है। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या हुआ? फील्ड मार्शल। अभी हमारे पड़ोसी देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद मतलब हारा हुआ भी क्या जनरल क्या बन गया? फील्ड मार्शल, यानी उसको फील्ड मार्शल भी बोल सकते हैं। फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल। तो इसी तरह के हमारे यहाँ भी क्या है, 2 फील्ड मार्शल हुए थे। एक थे केएम करियप्पा, एक और हैं। वो कब बने थे? 1971 में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो उस समय वो जनरल थे, उनको भी क्या बनाया जाता है? फील्ड मार्शल बनाया जाता है। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे देश में अभी तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हैं। तो चलिए, तो उन्हीं की याद में क्या बना जाता है? सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ की याद में क्या बना जाता है? भारतीय सेना दिवस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन यूनानी शासक था, संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये किस शासक के मतलब ये किस शासक के वो थे?
डेमेट्रियस का संग शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग से हुआ था। पुष्यमित्र शुंग मतलब मौर्य शासन के बाद आता है शुंग साम्राज्य। तो यहाँ पे थी, यह मगध साम्राज्य क्षेत्र में हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिला हो कि डेमेट्रियस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, यहाँ पे डेमेट्रियस का रिलेशन यहाँ पे पूछा गया, यानी कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं उसको काफ़ी डिटेल से पढ़िए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 62, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द किसे संदर्भित करता है? कर, अधिकारी, राजा या फिर प्रांत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रांत को, यानी भुक्ति किसको रिप्रेजेंट करता था? प्रांत को रिप्रेजेंट करता था। राष्ट्रीय और भूमि अधिकार जीतने पर पोलीगार विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो ये किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी। आप देख सकते हैं पोलीगार दक्षिण भारत के स्थानीय सामंत थे, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस प्रायोगिक कार्यक्रम में हुई थी? तो किस कार्यक्रम में हुई थी? गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत होती है। हरित क्रांति की नींव 1960 के दशक में गहन कृषि जिला कार्यक्रम में से रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो किस किस अधिनियम के तहत इसको सभी को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है? कब होता है? 1784 के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 66, थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में कोचीन के राजा की पुर्तगालियों को निकालने में सहायता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1663 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? कोचीन के राजा की मदद की और पुर्तगालियों को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तमार विद्रोह से। भोलानाथ सिंह तमार क्षेत्र यानी कि झारखंड में जो है कि आदिवासी थे, आदिवासी विद्रोह के वो प्रमुख नेता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से विभाजित किया था? तो कौन सा है ये? चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 ने पहली बार कार्यकारी और विधायी शक्तियों को पृथक्करण कर दिया था, यानी कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। विधायी का मतलब क्या हुआ? कानून बनाने की शक्तियाँ। इनको क्या किया था? अलग कर दिया गया था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायस्थ समुदाय का प्रमुख कौन था? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम कायस्थ। इसका डिटेल देखते हैं। प्रथम कायस्थ समुदाय का प्रमुख पद था जो प्रशासनिक दस्तावेजों और लेखन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली सशस्त्र जनजातीय बगावत किस वर्ष मानी जाती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1784। 1784 में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। 1784 में पांडिचेरी और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासियों ने ब्रिटिश विरोधी पहली सशस्त्र बगावत की थी। यह सबसे प्रारंभिक आदिवासी विद्रोहों में से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लिए अंतिम अपील की अदालत कौन थी? यानी कि जब ब्रिटिश साम्राज्य था यहाँ पे तो अपील के लिए कौन सी अदालत सबसे उच्च थी? तो इसका क्या आंसर होगा? लंदन का प्रिवी काउंसिल उस समय क्या था? सबसे हाईएस्ट था, जैसे आज का समय क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे सभी दिए गए हैं ABCD ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा गलत है? अपने परिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था, यानी कि 1773 में जो भी एक्ट आया था उसके अनुसार जो गवर्नर हुआ करते थे उनको क्या था कि आपको अपने परिषद के निर्णयों को मानना ही पड़ेगा, ये जरूरी था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? गलत कौन सा है? कि अस्वीकार कर सकते थे, यानी उसको अस्वीकार वो नहीं कर सकते थे, इस वजह से इसका क्या आंसर होगा? B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं थी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 580 से 605 ईस्वी के बीच पुष्यभूत वंश का पहला प्रमुख राजा माना जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्रभाकर वर्धन। इसका डिटेल देखते हैं। प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश का पहला प्रभावशाली शासक माना जाता है, वह हर्षवर्धन के पिता थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये डच का, ये जहाँ पे भी ये फिगर मतलब ये इमेज मिले तो उसको ये समझना है डच का है। 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इसका उत्तर होगा वस्त्रों की मांग में वृद्धि। डिटेल में इसको देखते हैं। डच व्यापार में वृद्धि का मुख्य कारण दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसवा मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की थी, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी मुख्यालय बना था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं और आंसर इसका क्या होगा? 1674 होगा। फ्रांसवा मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फकीर और सन्यासी विद्रोह। भवानी पाठक और देवी चौधरानी बंगाल में हुए फकीर और सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे, जो कि ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियली धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था, लेकिन बाद में दूदू मियां के नेतृत्व में किसान आंदोलन बन गया। यह कौन सा आंदोलन था? यानी कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो पहले धार्मिक था, बाद में किसान का आंदोलन बन जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? फराजी आंदोलन। देख सकते हैं आप। फराजी आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था, जो शुरुआत में इस्लामिक सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में किसान विद्रोह बन जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है? केरल में होता है। आगे देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान लागू किया गया था? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के सुधार धन आवंटित किया और पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में पेश किया गया कार्नवालिस कोड किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? समान पुलिस और न्यायिक सुधार। कार्नवालिस कोड ने पुलिस, न्यायपालिका और नागरिक प्रशासन में सुधार लाए और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया। तो कार्नवालिस पुलिस कोड पुलिस के सुधार लाया, न्यायपालिका सुधार और नागरिक प्रशासन में सुधार लाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आदि वराह की उपाधि। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि को ग्रहण किया था, जो उनके सिक्कों पर भी अंकित है। यह भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यानाम और चंदन नगर किस औपनिवेशिक शक्ति के अधीन थे? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी की, यानी फ्रेंच कंपनी के। यानाम और चंद्रनगर भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश थे। चंदन नगर बंगाल में और यानाम आंध्र प्रदेश में स्थित था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। आपने विशाल स्नानागार वगैरह देखा होगा, वो सभी यहीं है और यहीं पे सबसे ज़्यादा मिट्टी के खिलौने भी पाए गए। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मिट्टी से बने खिलौने प्राप्त हुए, जो बच्चों की संस्कृति को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में कौन सा नेता बिठूर से कल्पी, दिल्ली और लखनऊ गया था ताकि भारतीय राजाओं का समर्थन प्राप्त किया जा सके? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाना साहब। नाना साहब ने 1857 की क्रांति में भारतीय रियासतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या किया था? विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया था या फिर किए थे। भारत की खाद्य सहायता पर निर्भरता हरित क्रांति के बाद घटी। इससे पहले भारत को किस अमेरिकी कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की सहायता प्राप्त होती थी? तो जिस समय हमारे गेहूं की ज़रूरत थी उस समय अमेरिका कौन सी गेहूं दिया करता है? PL40 नाम की, PL480 नाम से। ये वहाँ पे सूअरों को खिलाया जाता था, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात थी। उसके बाद क्या होता है? हमारे यहाँ हरित क्रांति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में प्रदेश क्षत्रिय शब्द का उपयोग किन अधिकारियों के लिए किया जाता था?
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपराधों को दबाने वाले अपराधों को दबाने वाले अधिकारी, यानी जो भी अधिकारी अपराधों को दबा करते थे उनको क्या बोला जाता था? प्रदेशत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बहावी, संथाल, टमार या फिर फराजी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? टमार विद्रोह। भोलानाथ सिंह झारखंड के टमार क्षेत्र में हुए जनजाति विद्रोह के प्रमुख नेता थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के अंतर्गत किस व्यवस्था में जमींदारों को फसल की उपज की परवाह किए बिना निश्चित राजस्व देना पड़ता था? यानी कि फसल की उपज पे ध्यान नहीं देना, कम हो या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं, बस ये है कि आपको उतना कर देना पड़ेगा। तो ये कौन सी व्यवस्था थी? जमींदारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88, रामोसी, जिन्होंने रामोसी विद्रोह किया था, किस समुदाय के किलों की रात्रि रक्षक हुआ करते थे? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मराठा। रामोसी मराठा किलों की सुरक्षा करते थे। ब्रिटिश शासन के बाद उनका जीवन संकट में आया और उन्होंने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की मोहरें किस सामग्री से बनी होती थी? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टीराइड से बनी होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी मूर्तियाँ दी गई हैं, ये एक पशुपति नाम की है, एक ये यूनिकॉर्न की है। तो ये स्टीराइड नाम के पत्थर से बनाई गई है। हड़प्पा की मोहरें मुख्यतः स्टीराइड से बनाई जाती थी और इन पर पशुओं के चित्र और लेख हुआ करते थे। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त। इस फिगर को मैं इस इमेज को मैं बार बार लगा रहा हूँ, इसको अगर आप देखते भी जाएंगे ना तो आपको यहाँ से पता चलेगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरह से यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आते हैं? कुमारगुप्त। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता था? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चांदी के। यानी मौर्य काल में चांदी के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। कुछ इस तरह के सिक्के होते थे, इनको आप देख सकते हैं, ये चांदी के दिखाई देते हैं। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के साथ निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक संबंधित है? यानी सेफ्टी वाल्व से संबंधित कौन है? एओ हुयूम, इन्होंने किया क्या था? यानी कांग्रेस का निर्माण करवाया था। कौन सी कांग्रेस? जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाती है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशों द्वारा असंतोष को शांति से निकालने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक जनजातीय विद्रोहों को भड़काने में दीकुओं को क्या भूमिका थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाहरी लोग, जैसे जमींदार, साहूकार और अधिकारी जो शोषण करते थे, वो क्या है, इसको प्रारंभिक विद्रोह को भड़काने का इन्होंने क्या किया था? काम किया था। दीकू शब्द का प्रयोग बाहरी लोगों जैसे जमींदारों, साहूकारों और अफसरों के लिए होता था जो जनजातियों का शोषण करते थे। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी क्षेत्र में कपास की खेती का सबसे पहला प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मेहरगढ़ में मिलता है। यह है कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अभी क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री में उसका लेक्चर बना कर डाल रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे पहले 2-3 लेसन के अंदर यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि ये कपास की खेती कहाँ होती है, कब स्टार्ट हुई थी। तो लगभग क्या होता है, 7,000 साल पहले, लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान प्रांत में है वहाँ पे इसकी खेती होती है। और 7,000 साल पहले क्या होता है, चाइना में किसकी खेती, चाइना में सिल्क यानी रेशम का उत्पादन शुरू होता है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिए 7,000 साल पहले। अगर आपको NCERT पढ़नी है तो NCERT आप पढ़ सकते हैं। सभी लेक्चर में प्लेलिस्ट बना करके डाला हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा उन NCERT का MCQ भी बनाकर मैं अपलोड करूँगा, तो उसी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। टॉप 50 या टॉप 100 इस तरह के क्वेश्चन उसी लिस्ट में मिलेंगे, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहला समानांतर विकास सरकार किस स्थान पर स्थापित हुआ था? पहला समानांतर सरकार किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? 1842। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 में महाराष्ट्र के 17 में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख। अच्छा, 1849 में क्या होता है, सतारा को शायद अंग्रेज़ों ने अपने उसमें कब्जे में ले लिया था। ये डिटेल मुझे फैक्ट याद नहीं आ रहा, उसको आप कंफर्म कीजिएगा। 1849 में सतारा को उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय नहीं हुआ था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये कब हुआ था, 1890 के दशक में हुआ था। ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा गुलाम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सी जगत बंधु ने 1817 में किस कारण से पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुछ और दिया है, इंग्लिश में कुछ और, इसको इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। इन व्हिच ईयर डिड बक्सी जगत बंधु लीड द पाइका रिवेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड रिवेन्यू पॉलिसी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1857। और हिंदी में जब आप देख रहे हैं तो हिंदी में उसका आंसर ही डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया है कान्हो, भैरव चांद, ताना भगत। करेक्ट आंसर क्या है, ताना भगत। इसका डिटेल, ताना भगत आंदोलन बाद में प्रारंभ हुआ, जबकि संथाल विद्रोह 1855-56 में ही हो गया था। तो संथाल विद्रोह का ये हिस्सा नहीं था ताना भगत। आगे चलते हैं। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया कानून पारित किया, जिससे सेना में नियुक्त किए गए सैनिकों को क्या क्या करना अनिवार्य हो गया था। ये तो फिर से वही मिस्टेक हुई, इंग्लिश में इसको देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पास अ न्यू लॉ दैट रिक्वायर्ड एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के शासन ने ये नियम लागू किया था कि अगर जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करना चाहता है सरकारी उसमें, तो उसको कुछ सालों के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो ये किस सन में लागू किया गया था, 1856 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। उत्तरापथ जो मौर्योत्तर काल का एक आंतरिक व्यापार मार्ग था, किन क्षेत्रों को जोड़ता था? इसके ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर और पूर्वी भारत को उत्तर पश्चिम से जोड़ते हैं। उत्तरापथ प्राचीन भारत का एक प्रमुख व्यापार मार्ग था, जो गंधार, मथुरा, पाटलिपुत्र को जोड़ता था। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री में समथिंग 250 क्वेश्चन है टोटल, जो कि यहाँ पे पूछे गए। इन क्वेश्चनों से रिपीट क्वेश्चन आ सकते हैं CBT 2 या फिर ये अंडर ग्रेजुएट वाले CBT 1, CBT 2 में। तो आज यहीं तक रखते हैं 100 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर कर दूँगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी, कंप्यूटर, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। समथिंग टोटल 1800 क्वेश्चन है, 18 या 1600 इतने हैं। तो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस डिटेल के साथ कराऊंगा। तो वो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, 100 क्वेश्चन तक ही। ठीक है, आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसको ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हर वीडियो में पढ़ूंगा आपका कमेंट, मतलब पढ़ता ही हूँ, और उसको हर वीडियो में अप्लाई करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। आपके जो भी सुझाव होंगे उसको मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।